प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने बात कर ली है विस्थापन की, दूरी की, वेग की और चाल की, और तात्क्षणिक वेग की भी बात कर ली है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होते हैं, इन सारे तथ्यों पे हमने विचार कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन का, जो इन भौतिक राशियों पर, इन फिजिकल क्वांटिटीज में मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति पर निर्भर करता है। ये जो चैप्टर है, ये जो गति है, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अगर समझ लें तो काफ़ी हद तक जो है हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले पुराना रिकैप यहाँ पे लेना चाहूँगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि हमने जाना था विस्थापन के बारे में। एक सदिश राशि है, सब जानते हैं विस्थापन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और विस्थापन का मतलब कहीं पर भी ये नहीं होता कि चली गई दूरी, मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के द्वारा एक न्यूनतम चली गई दूरी एक दिशा के साथ जो है दिखाई जाती, तब उसे कहते हैं विस्थापन। काफ़ी हमने इसको एलोबरेट किया है, काफ़ी हमने बड़ा इसको कंसेप्चुअल तरीके से आपको बताया कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। दूरी होती है एक चली गई दूरी, और दूरी और विस्थापन समान भी हो सकते हैं अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, जबकि सीधी रेखा में एक ही दिशा में ध्यान रखिए, एक ही दिशा में कोई वस्तु, कोई कार या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है गतिमान हो, तो हम कहेंगे कि दूरी और विस्थापन सेम है। पर दूरी क्या है, इसमें कहीं भी दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये है अदिश राशियां। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता, जबकि सदिश वे होती हैं जिनमें दिशा के साथ परिमाण का भी ज्ञान होता है। इसके बाद हम आए थे वेग और चाल। जो वेग और चाल है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर ये है कि चाल ही एक्चुअल में हमारी ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, कितने धीमे चल रही है। फिर वेग क्या बताता है? वेग ये बताता है कि किसी दिशा में कितना विस्थापन हुआ है कितने समय में, यानी कि ये टोटल पूरी तरह डिपेंड है विस्थापन पर, और ये डिपेंड है दूरी पर। यहां पर हमने बात करी थी, एक और बात करी थी हमने औसत वेग की। औसत वेग यानी कि कितना विस्थापन हुआ कितने समय में बटे समय। और ये यहाँ पे बात करी थी हमने औसत चाल की, यानी कुल कितनी दूरी तय हुई कितने पर्टिकुलर समय में। और ये आप जानते हैं हमने कैसे निकाला था, ये भी एक सदिश राशि है और यहाँ पर ये एक अदिश राशि है। जब इनकी बात हुई थी तो हमारे दिमाग में आया था कि किसी क्षण पर यदि हमें वेग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसे हमने कहा था तात्क्षणिक वेग। इसे तात्कालिक वेग भी कह सकते हैं या तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल को मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं कि इनमें कोई अंतर नहीं है, ये बराबर होते हैं। सूक्ष्म समय में सूक्ष्म डिस्टेंस या सूक्ष्म विस्थापन बराबर ही होगा। नंबर 2, अगर मैं एक समान गति की बात कर रहा हूं, एक समान गति की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, तो उस केस में तात्क्षणिक वेग और औसत वेग और औसत चाल सभी तो बराबर हुए, क्योंकि औसत वेग और औसत चाल तभी बराबर होते हैं जबकि एक दिशा में जा रहे हो और एक ही दिशा में एक समान गति से हो। वेग कांस्टेंट है और वही चाल भी है, परिमाण भी वही है, दिशा भी वही है, तो उसमें जो वेग निकालेंगे विस्थापन के द्वारा वही आपका चाल भी निकलेगा, और तात्क्षणिक वेग भी वही निकलेगा, और तात्क्षणिक वेग तात्क्षणिक चाल के बदले एक समान गति में ये सब चीजें बराबर होती हैं। अब सवाल उठता है कि यदि वेग में परिवर्तन हो, यदि वेग में परिवर्तन होगा तो एक अन्य भौतिक राशि है कि अभी तक हमने वेग कांस्टेंट की बात करी थी, तात्क्षणिक वेग में, यूनिफॉर्म मोशन में, अब वेग में परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर एक भौतिक राशि और आती है जिसे हम कहते हैं त्वरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन ये जो दिखाता है, ये डिफाइन करता है वेग में परिवर्तन। तो बहुत पहले ये आया कि जब वेग में जब परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम किस किस रूप में दिखा सकते हैं, दूरी के सापेक्ष या समय के सापेक्ष। जब हम दूरी के सापेक्ष, गैलीलियो ने इसको दूरी के सापेक्ष लिया तो देखा कि जब मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुएं हैं, जब वो नीचे को आती हैं तो दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वेग जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, वेग में परिवर्तन। जबकि वहां पर एक अगर हम समय के सापेक्ष निकालते हैं तो ये स्थिर रहता है। जैसे ये पता है कि समय के सापेक्ष वेग स्थिर रहता है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का, तब ये कंसेप्ट आया कि वेग परिवर्तन समय के साथ बराबर मात्रा में हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं त्वरण स्थिर है।
फिर त्वरण को डिफाइन किया गया एक्सेलरेशन को समय के सापेक्ष, तो इसको हम समय के सापेक्ष ही इसको डिफाइन करते हैं, समय के सापेक्ष, या इसको आप कहते हैं एकांक समय में चली गई वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और बटे समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल में कितना वेग में परिवर्तन हुआ, समय अंतराल सूक्ष्म लेंगे तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस है, तात्क्षणिक त्वरण का कंसेप्ट आ जाएगा। अब ये त्वरण कांस्टेंट रहेगा जबकि समय के साथ वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा हो, बराबर मात्रा में हो रहा। आइए इस ग्राफ को देखते हैं। यहां पर सपोज ये 0 है, समय यहां पर ले लिया हमने 10 सेकंड, यहां पर ले लिया हमने 18 सेकंड, यहां ले लिया हमने 20 सेकंड्स, ओके, सेकंड्स, और ये वेग में परिवर्तन हो रहा है। 0 to 10 से लेके हमारा 25 मीटर पर सेकंड तक वेग पहुंचा, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, ओके। यहां पर ये कांस्टेंट है वेग, v क्या है यहां पर, नियत, v है नियत, और फिर ये v यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, यहां v क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। पर दोनों केस में एक अंतर दिखाई दे रहा है कि यहां पर हम वक्र के रूप में ले रहे हैं और यहां पर हम स्ट्रेट लाइन के रूप में ले रहे हैं। जब हम वक्र के रूप में ले रहे हैं, दो औसत त्वरण हम निकाल सकते हैं कि इतना वेग में परिवर्तन यहां से लेके यहां से यहां तक इतना परिवर्तन हुआ, इतने समय अंतराल में हुआ, इतना बटा इतना त्वरण हो गया, उसे हम कहेंगे औसत त्वरण। औसत त्वरण एक निश्चित समय अंतराल में जब हम निकालेंगे वेग में परिवर्तन और उसको हम समय से भाग देंगे तो हमें निकल जाएगा औसत त्वरण। और इसी औसत त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं कि यदि ये यहां पर जो है सीधे जैसे हम पहले करते हैं सूक्ष्म समय ले लें, समय को सूक्ष्म कर दें तो ये बन जाएगा तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक चीज और आती है, यहां पे वेग परिवर्तन ये हुआ, समय अंतराल ये हुआ डेल्टा टी, ये हो गया वेग परिवर्तन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या कह रहा है, इस वीटी ग्राफ का ढाल, यानी कि वीटी ग्राफ का ढाल ही बताता है त्वरण। ढाल से हमें क्या जानकारी मिलती है, त्वरण की, एक्सेलरेशन। अब जब यहां पे मैं अगर सूक्ष्म इंस्टेंटेनियस त्वरण की बात करूं, तात्क्षणिक त्वरण की बात करूं, तो वो स्पर्श रेखा से दिखाऊंगा, तो यहां त्वरण जो है इस तरह से बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है ये वीटी ग्राफ में, ये वीटी ग्राफ भी हमने लिया था एक्सटी ग्राफ से ही, याद करिएगा, एक्सटी ग्राफ से ऐसे से बढ़ रहा था और असमान रूप से वेग बढ़ रहा है, तब इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि इसको हम बोलेंगे असमान त्वरित त्वरण गति, असमान त्वरित गति। अब आते हैं दूसरे स्टेप में, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये शुक्र, ठीक है। यहां पर v क्या देख रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, तो उसी स्टाइल से ये धीरे धीरे कांस्टेंट है। यहां पर भी 25 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर बराबर नियत। जब वेग नियत कब होता है, एक समान गति में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो सेकेंड स्टेज ये क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, दो समय अंतराल में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू 0। सो एक्सेलरेशन विल बी 0 फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी 0 फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होता है। तो ये दो बातें यहां पर आई हैं, एक समान गति के लिए त्वरण शून्य। अब ये तीसरा स्टेप आता है, तीसरे स्टेप में वेग धीरे धीरे घट रहा है, पर स्ट्रेट लाइन है। अगर आप देखेंगे इतने समय में यहां से लेके 18 से लेके 19 एक निश्चित मात्रा, 19 से लेके 20 एक निश्चित मात्रा, बराबर देखेंगे बराबर, यानी कि बराबर समय में बराबर रूप से वेग घटता जा रहा है, समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में एक्सेलरेशन क्या होगा, बार बार 0 सेम आएगा। अगर हम ढाल लेंगे यहां पर तो ढाल हर जगह पर सेम आएगा, यानी एक्सेलरेशन ए क्या है, यहां पर नियत है, ए क्या है, नियत। और इसी प्रकार के मोशन का हम ज्यादा यहां पर गति में, हम इसी प्रकार की गति को हम जिक्र करते हैं, जैसे कहते हैं एक समान त्वरित गति, और इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
एक्सेलरेशन जो त्वरण है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो जो वेग में परिवर्तन पर निर्भर करेगी। अगर वेग पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो त्वरण भी पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन। अगर वेग की दिशा हम पलट दें, अगर हम वेग की दिशा इधर को पलट दें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है मूल बिंदु से, तो त्वरण भी नेगेटिव आएगा बाईं दिशा में। अगर हम एक मूल बिंदु ले लें और यहाँ पर 5 पॉइंट ले लिया हमने, 20, 30, 40, अब ये कार इधर को जा रही है 40 - 30, तो आप जानते हैं 40 यहाँ पे लास्ट हो गया वेग 30, फाइनल प्रारंभ हो गया 40, तो 30 - 40 लेंगे, 30 - 40 और कुछ समय में ले लिया हमने डेल्टा टी, ये आपका माइनस ही आएगा, -10/t, जितना भी डेल्टा टी होगा, किलोमीटर पर आवर, जितना भी ले लें किलोमीटर पर आवर, अगर हम इसको आवर में ले लें 1 घंटे में इतना चले। तो कुल मिलाकर ये है कि नेगेटिव से इसमें हम दोनों चीजें ले सकते हैं। यहां पर हमारा आ रहा है नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आल्सो। इस केस में देख रहा हूं एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी ये संभव है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में भी संभव है कि एक्सेलरेशन जो है आपका बढ़ता रहे और बदलता रहे, परिवर्तित रहे। तो यहां पर ये बातें आई हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए हम कुछ और, कि एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव, एक कंफ्यूजन रहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब मंदन, वेग घटेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेग बढ़ेगा, नहीं, गलत है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एदर वी विल टेक नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, या तो हम नेगेटिव साइन लेंगे या पॉजिटिव साइन लेंगे। इसको हम कुछ इन ग्राफों से समझते हैं। एक हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हैं एक्सेलरेशन से संबंधित, तो उसको लेंगे हम एक्सेलरेशन के ग्राफ। वेलोसिटी की ग्राफ लेंगे, वीटी ग्राफ लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को v0 लिख लेते हैं, ये बड़ा ये t समय पर यहां पहुंच गई है v, ठीक। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये v में यहां हो गया, ये v0 है, v0 फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी v हो गई, और ये 0 समय था और यहां पर t समय था, t समय पर वेग में परिवर्तन हुआ v - v0/t, दिस इज एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं ये हम ले रहे हैं धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव, जीरो लिया यहां पर पॉजिटिव धनात्मक दिशा में, वेग की धनात्मक दिशा, वेग पॉजिटिव आ रहा है, वो आ रहा है विस्थापन पर, विस्थापन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि धनात्मक दिशा में बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि वेग जो है धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, वेग क्या है, धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है। एक केस हमारे पास ये आता है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी और t समय बाद जो है यहां पर t समय हो गया, वेलोसिटी ये हो गई, अभी वेग घट रहा है, यहां पे 0 है, ये धीरे घट रहा है। जब ये घट रहा है वेग, तो वेग कम होता जा रहा है समय के साथ, समय के बराबर मात्रा में कम होता जा रहा है, तब भी क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो गई है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है हमेशा गति की दिशा पर निर्भर करता है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये गति की दिशा पर है। अब ये गति की दिशा अपोजिट डायरेक्शन में है, मूल बिंदु नीचे को है और यहां पर हम जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं, अभी धीरे घटता जा रहा है। इसको केस को अभी और आपको मैं क्लियर करूंगा। अब यहां पर हम एक और ले रहे हैं केस, यहां पर ये नेगेटिव एक्सिस वाई है, ये नेगेटिव एक्सिस, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़, तो ये केस भी आपका क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि वेग जो है घटता जा रहा है, आप कहेंगे वेग घटता जा रहा है, v - v0 नेगेटिव आएगा ना समय के साथ। जो मैं इसमें ले रहा था 0, 20, 30, इनिशियल 30 था, फाइनल 20 हो गया, तो 20 - 30 लेंगे परिवर्तन, वो आएगा -10 परिवर्तन, तो उस हिसाब से वेग भी क्या आएगा, अगर मैं 2 सेकंड में ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 5 - 5 मीटर पर सेकंड,
यानी कि नेगेटिव आया। एक्सेलरेशन क्या आया? नेगेटिव मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो वेग का होता है, ये सेकंड और आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर भी ये नेगेटिव हो रहा है। अभी एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है यहां पर हमने डिस्कस नहीं किया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी हो गया मीटर पर सेकंड और ये हो गया सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमी सूत्र हो गया LT माइनस 2। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो औसत वेग त्वरण हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे तो सेम वही डेल्टा टी को हम सूक्ष्म कर देंगे, लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 बट नॉट 0, दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dt। dv अपॉन dt जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष v का अवकलन, t के सापेक्ष v का अवकलन। अब इस केस में ये नेगेटिव दिशा में बढ़े। अब एक केस और आता है, उसमें इन दोनों केसेस को हमने मिला दिया। v0 लिया था, ये क्या शो कर रहा है और इसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। इसके लिए हमने कहा एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसके लिए कहा हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये घटते हुए क्रम में आप उसी डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, एक तरह से यहां भी नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर इसको इस रूप में समझिए कि जो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुएं होती हैं, हमने मूल बिंदु नीचे ले लिया, ऊपर को गया ऊपर को गया ऊपर को गया, वेग तो कम हो रहा है, 0 हो गया, वेग कम घटता गया घटता करती है, यहां पर क्या हो गया 0 हो गया, ऊपर को वस्तु गई 0 होती है। फिर रिवर्स द डायरेक्शन, अब वो डायरेक्शन रिवर्स कर रही है, डायरेक्शन बदल रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, पर वेग क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था समय के साथ। और यहां पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब ये वेग कम हो रहा है इसलिए ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उसको पॉजिटिव नहीं लिख देंगे, अभी भी नेगेटिव लिखेंगे। वेग जो है अभी पॉजिटिव है, घटता जा रहा है, रिवर्स हुई, अब वेग जो है नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। यहां पर वेग, यहां से हमारे पास जो है नेगेटिव साइंस आने लग जाएंगे, वेग नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन हियर इज नेगेटिव, यहां पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में सीधे आप इसको पत्थर को ऊपर उछालिए, एक्सेलरेशन स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीजिए, गुरुत्व त्वरण जिसका मान होता है स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो स्थिर रहता है कांस्टेंट रहता है, इसको नेगेटिव लीजिए। जब हम ऊपर को जा रहे हैं वेग पॉजिटिव डायरेक्शन में धीरे 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 कम होता जा रहा है, ऊपर क्या हो गया 0 हो गया, ये हो गया, वेग घटता गया घटता गया, यहां पर क्या हो गया 0 हो गया, ये ऊपर का पॉइंट हो गया इसमें। पर स्मॉल g का मान क्या है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसलिए वेग घटता गया। उसके बाद डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अभी वेग को आप नेगेटिव लेंगे क्योंकि वेग विस्थापन के अकॉर्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लग गया, अपोजिट, मूल बिंदु नीचे लिया था अपोजिट, तो अब वेग क्या है नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो नेगेटिव ही रहेगा। जब पॉजिटिव, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, तो अब वेग क्या होने लगेगा, बढ़ने लगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में वेग बढ़ने लगेगा। इस तरह से एक्सेलरेशन या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पर ऐसा नहीं कि एक बार हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे एक बार हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। इन केस अगर आप मूल बिंदु नीचे ले रहे हैं पृथ्वी से ऊपर कोई वस्तु को फेंकने के लिए और फिर मुक्त रूप से गिरने के लिए, तो एक्सेलरेशन आप नेगेटिव लेंगे। अगर आप मूल बिंदु ऊपर ले रहे हैं, टॉप में ले रहे हैं, तब नीचे का क्या हो गया विस्थापन, ये पॉजिटिव हुआ और ऊपर का क्या हुआ नेगेटिव हुआ। तो यहां पर पॉजिटिव लेंगे तो स्मॉल जी को भी पॉजिटिव लेंगे, और जब ऊपर को जाएगा तो ये स्मॉल जी भी नेगेटिव और विस्थापन भी नेगेटिव, क्योंकि मूल बिंदु ऊपर है। तो खैर ये बहुत सोचने वाला विषय है कि एक्सेलरेशन के साइन हम कैसे लेते हैं। तो यहां पर एक सीधा सा फंडा ये है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा पर निर्भर करता है। इसी में एक क्रम आता है कि वीटी ग्राफ का जो घेरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो क्या शो करता है, वीटी ग्राफ का घेरा हुआ क्षेत्रफल। तो मैं एक सिंपल सा कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेता हूं यूनिफॉर्म मोशन का, कि ये हमारा सपोज वीटी ग्राफ है, तो इसका ये टी समय यहां ले लेते हैं, इस टी समय तक जो घेरा हुआ क्षेत्रफल है ये क्या शो कर रहा है। तो आप कहेंगे भैया इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहां से लेके यहां तक टी है और ये है v है, तो क्षेत्रफल हो गया इसका v इंटू टी, v इंटू टी। अब v इंटू टी यानी वेग गुणा समय, वेग गुणा समय क्या होता है भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय, तो ये क्या हो गया आपका विस्थापन। इसमें कंफ्यूज करेंगे, समयांतराल लिख देते हैं, समयांतराल मतलब एक टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में वेग इतना हुआ, वेग इतना है टाइम इंटरवल के बाद, तो ये क्या होगा उतने समय अंतराल में
विस्थापन कितना हुआ ये बता देंगे। या अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, आपने ऑब्जेक्ट को रिवर्स नहीं किया, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में गतिमान है, उस समय में विस्थापन और दूरी में कोई अंतर नहीं। तो ये कुछ फंडा थे, ये कुछ कंसेप्ट थे, ये आपको क्लियर रहने चाहिए। त्वरण तक क्लियर रहना चाहिए, तात्कालिक त्वरण तक क्लियर रहना चाहिए। और एक और मैं ग्राफ या बना के यहां पर मैं क्लोज करना चाहूंगा। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा यहां पर, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ। सॉरी, यहां पर मैंने ले लिया एक्सीलरेशन 0, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, मीटर एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर ले लिया हमने 4.8 एंड सो ऑन। यहां से हमने इसको इधर बढ़ा दिया, मैं एक्सीलरेशन को 10 तक, 0, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ये एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो पहला वाला केस ऐसे एक्सीलरेशन VT ग्राफ। और इसको ले XT भी ले सकते हैं, XT जो हम पहले ले रहे थे ऐसे। उसके बाद हमने ये XT लिया था सीधा यूनिफॉर्म। यहां पे यूनिफॉर्म है तो वेग क्या है, XT ग्राफ अगर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा तो ढाल बराबर होगा, ढाल बराबर यानी वेग कांस्टेंट रहेगा, वेग कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिखते हैं वेग को। यहां पर भी हम वेग कांस्टेंट लेंगे तो एक्सीलरेशन तो 0 हो गया, एक्सीलरेशन 0 हो गया तो तुरंत इस लाइन को नीचे ले आइए, बिकॉज एक्सीलरेशन इज 0। ये आपका एक्सीलरेशन शो कर रहा है नहीं इधर को, नहीं सॉरी, ये टाइम चीजें कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है। एक्सीलरेशन तो ये है, एक्सीलरेशन ये 4.8 से गिर के सीधे क्या हो गया, अब ये 0 हो गया, 0 हो गया ना। अब ये 0 कब तक रहा, ये 0 यहां से रहा था 10 से लेके 18 सेकंड तक, 10 सेकंड से 18 सेकंड तक ये v वेगी था। यानी कि हम यहां से लेके 10, 2 2 4 लिया, 10 12, 2 14, 2 16, 2 18, यहां तक तो 0 ही है। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये ऐसे आता है और ये ऐसे आता है। XT ग्राफ अगर ऐसे आएगा तो वेग क्या होगा, घट रहा है, ढाल कम होता जा रहा है, वेग घट रहा है। यहां भी हम क्या दिखा रहे हैं, वेग घट रहा है समय के साथ, समय के साथ साथ क्या वेग ये घटता जा रहा है, पहले इतना हुआ फिर इतना हुआ था, पर वेग जो है कांस्टेंटली हम यहां पर ले रहे हैं। एक्सीलरेशन नियत, अभी जो पहले भी बताया था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, त्वरण कांस्टेंट है, नियत त्वरण से वेग घट रहा है समान समय में। तो यानी कि त्वरण क्या है, यहां पर स्थिर है। वो जितना भी त्वरण आएगा वो यहां पर करीब 12 के आसपास आता है, ये कैलकुलेट करने पर, तो मैं ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, यहां पर 12 के आसपास आता है। तो ये हमने नीचे लिया त्वरण, और ये 20 सेकंड तक ये कांस्टेंट बना रहता है। यहां पे सीधे यहां आएगा, नीचे गिरेगा, और इतने में कांस्टेंट बना रहता है। अब ये शो कर रहा है एक्सीलरेशन जब चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ऑब्वियसली पोजीशन चेंज हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पर ये 0 हो गया। और यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, एकदम से नेगेटिव हो गया है। दिस इज अ नेगेटिव केस, नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ऋणात्मक हो गया एक्सीलरेशन। ये देखिए यहां पर, ये जब हम ग्राफ को ऐसे ले रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, VT ग्राफ को जब हम ऐसे ले रहे हैं, ये तो आप जानते ही, ये भी जानते हैं, जब ऐसे ले रहे हैं तो ये हम VT ग्राफ को ले रहे हैं, जैसे मैं पहले बताया था, ये वेग समय के साथ घटता जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूल बिंदु से इधर, परंतु समय के साथ घटता जा रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव है, और इसलिए यहां पर भी नेगेटिव एक्सीलरेशन है। इसके बाद ये जब 0 हो रहा है तो भी नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन, यहां से हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी जो है नेगेटिव आ जाएगी, एज इन अकॉर्डेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिवली बढ़ रहा है इन अपोजिट। और इसको सबसे बढ़िया तरीके से आप समझते हैं कि पत्थर को उछालो ऊपर पहुंचे 0 और नीचे आए, फिर जो है एकदम से बढ़े स्पीड, पहले घटे 0 हो और फिर बड़े तेजी से, उससे आप इसको अच्छी तरह समझते हैं। उस दोनों केस में, इन दोनों केस में एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन की बात बहुत हो गई है। इसके बाद हमने ये भी बता दिया आपको, VT ग्राफ का जो घेरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो शो करता है विस्थापन या चली गई दूरी को। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे विस्थापन, ये समीकरण, गति के समीकरण, और उस गति के समीकरण को लेंगे हम नेक्स्ट टाइम। अभी हम यहां पर इसको समाप्त करते हैं। सभी भौतिक राशियों को हमने यहां ले लिया है। गति के समीकरण के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आएगा वेक्टर अलजेब्रा। धन्यवाद।